अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तीन ख़बरों पर आज बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है दो बड़ी समातें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ट्रांसफ़र का मुकदमा और इसके अलावा मखसूस नशिस्तों के केस में जजेस ट्रांसफ़र के मुकदमे पर भी बात करेंगे, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट और तौसीक़ का जो है वो ज़िक्र हुआ है। ये ज़िक्र कैसे हुआ, इसकी तफसीलात आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करूंगा। दूसरी खबर जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है फैसल सिद्दीकी ने आज एक बड़ा इंकशाफ किया है। फैसल सिद्दीकी ने कहा है कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकालत नहीं करेंगे, उनको डिफेंड नहीं करेंगे। ये फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ क्यों अपनाया, इस पर भी तफसीली बात होगी। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने आज के इस व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करूँ, दोस्तों से दरख्वास्त है जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया, वो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। अब नाज़रीन, आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले मखसूस नशिस्तों के मुकदमे से कर लेते हैं। नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों के मुकदमे की आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकरीबन 15 दिन के बाद समाअत थी। फैसल सिद्दीकी ने दलाइल का आगाज़ किया तो उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़रीक थी या नहीं थी, इस पर अपने आर्गूमेंट्स दूँगा। मखसूस नशिस्तों का झगड़ा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और दीगर जमातों के दरमियान था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरमियान में अदालत में आई। फ़ैसले में कहा गया कि जो अक्सरीती फ़ैसला है उसमें कहा गया कि 2 नहीं 3 फ़रीक़ैन को सामने रख कर फ़ैसला करेंगे। जस्टिस सलाहुद्दीन ने सवाल उठाया कि क्या मखसूस नशिस्तों के केस में जो अक्सरीती बेंच ने फ़ैसला दिया है, क्या वो इस काम को करने के अहलियत रखते थे, उनके पास ये इख्तियार था या नहीं था। सलाहुद्दीन परमर साहब ने कहा। फिर उसके बाद जस्टिस मगर ने कहा कि अगर इस पर बात करें कि सिंबल ना होने के बावजूद वो आज़ाद डिक्लेयर कर दिए गए, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि अगर कोई आज़ाद डिक्लेयर भी हो गए थे तो फिर भी उनमें पीटीआई में ना रहने की या रहने पर कोई पाबंदी नहीं थी। जो फैसला उन्होंने किया है खुद किया है। जस्टिस मंतोखेल ने कहा कि जनाब, कागजात नामजदगी जमा होने का बार बार कहा जा रहा है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने जो 13 जनवरी को फ़ैसला दिया, कागजात नामजदगी जो थे वो तो बुनियादी तौर पर दिसंबर में जमा हो चुके थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला 13 जनवरी को आया। तो इसलिए ये कहना कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फ़ैसले की वजह से ये सारे लोग आज़ाद हुए, ये कहना दुरुस्त नहीं है। जिस पर वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जनाब बुनियादी तौर पर 24 दिसंबर को गालिबन जो था वो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आया था, तो उसकी वजह से ये सारे लोग आज़ाद जो थे, इन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म जमा करवा दिए थे। यानी जो बार बार हमारे दोस्त एक गर्दान जो है वो गर्दानते रहे कि जनाब काजी की वजह से सबको आज़ाद डिक्लेयर हो गए, 13 जनवरी का फ़ैसला 13 जनवरी का फ़ैसला, ये गर्दान आपने बड़ी सुनी होगी। तो आज ये बात वाज़ेह होगी कि बुनियादी तौर पर हम तो पहले ही कहते रहे हैं कि वो फ़ैसला इलेक्शन कमीशन का था, जिसे पेशावर हाई कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी अपहेल्ड किया और रिव्यू में भी उसको डिसमिस कर दिया। अब उसके बाद जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने उम्मीदवारान को, बुनियादी सवाल ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करने के बाद ये मेंबरान वापस कैसे जा सकते थे। यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह के फ़ैसले में जो इन मेंबरान से कहा गया कि जनाब आपको आज़ादी है कि आप 15 दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन में अपना डिक्लेरेशन जमा करवा दें। जब ये मेंबरान आज़ाद थे और उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर चुके, तो फिर ये सारा प्रोसेस रिवर्स कैसे हो गया था। सवाल तो बुनियादी यही है। लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इन उम्मीदवारान को आज़ाद मानकर अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया था। बिल्कुल दुरुस्त बात है। अदालती कार्रवाई वहाँ से शुरू हो रही है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ज्वाइनिंग से पहले पे भी चला गया, जहाँ पर कोई बात ही नहीं हुई थी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मज़ीद कहा कि ये केस
نہ صرف الیکشن کمیشن ECP سے یہاں ECP کا یہاں سے اس سنی اتحاد کونسل سے آگے کا تھا، بلکہ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ آپ کسی کے لیے بھی ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ جو تھی وہ سوئیاں ریورس کر دیتے، ٹائم فریم ایکسٹینڈ کر دیتے۔ جسٹس مندوخیل نے کہا کہ شروع سے ہی کہتے آئے ہیں سنی اتحاد کونسل والے کہ جناب یہ سیٹیں ہمیں دی جائیں۔ فیصل صدیقی سے بار بار سوال کیا گیا کہ آپ بنیادی طور پر پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں یا آپ سنی اتحاد کونسل کو۔ آج فیصل صدیقی نے برملا کہہ دیا کہ جناب نہ میں پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہا ہوں، نہ سنی اتحاد کونسل کے موقف کو سپورٹ کر رہا ہوں، میں جسٹس منصور علی شاہ کے اکثریتی فیصلے کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ اور میرا ماننا یہ ہے، جو میری جتنے بھی وکلاء سے بات ہوئی ہے، کہ جناب جب وکیل کے پاس اپنے حق میں کہنے کے لیے کوئی دلیل نہ ہو تو پھر وہ یقینی طور پر ایسی باتیں کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ میں 3 سماعتوں سے وہ مخصوص نشستوں کا اکثریتی فیصلہ ہی پڑھتے جا رہے ہیں۔ ان کے اپنے پاس آرگومنٹس نہیں ہیں کوئی بھی بات کرنے کو، اور ظاہری بات ہے ہم سب کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ ہمارے دوست قیوم صدیقی صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ نا کہ ایک شاہکار ہے، اور شاہکار کو پڑھی جا رہے ہیں، لیکن اس شاہکار کی سپورٹ میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہنے کو۔ جسٹس مندوخیل نے کہا کہ PTI کی جو اپنی درخواست تھی اس میں آپ استدعا دیکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے استدعا کیا کی تھی۔ پاکستان جس پر وکیل فیصل صدیقی نے تسلیم کیا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عدالت کی معاونت کے لیے یہاں پر آئی تھی۔ فیصل صدیقی نے پھر مزید موقف اپنایا کہ الیکشن کمیشن کیس میں الیکشن کے کیس میں سپریم کورٹ نے 90 دن کو جو ہے وہ ٹائم کو ایکسٹینڈ کر دیا آگے، یعنی جو 90 روز میں الیکشنز ہونے تھے ان کو آگے کر دیا۔ تو اس پر جسٹس مندوخیل نے کہا کہ یہ دلیل یہاں پر نہیں بنتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ٹائم کو ایکسٹینڈ نہیں کیا۔ جب سپریم کورٹ کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس جب یہ مقدمہ آیا تو 90 دن سے زیادہ کا ٹائم آلریڈی ہو چکا تھا، تو اس پر انہوں نے کہا کہ جو ٹائم گزر گیا اس کو تو چھوڑ دیں، اب آگے فوری طور پر الیکشن کروائیں۔ تو سپریم کورٹ نے کوئی ٹائم لیمٹ کو ایکسٹینڈ نہیں کیا، اور یہ بات جسٹس مندوخیل کی درست ہے۔ پاکستان تحریک انصاف والے بتا دیں کہ قاضی صاحب نے کہاں پر لکھا ہے کہ جناب 90 دن سے آگے جایا جا سکتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، جب ان معاملہ ان کے سامنے آیا انہوں نے کہا جناب ہمیں ایک ٹائم شیڈول چاہیے، ٹائم شیڈول لیا اور الیکشن کروا دیے۔ اچھا، اس کے بعد جناب فیصل صدیقی صاحب نے ایک مثال دی جب سپریم کورٹ کی جانب سے بار بار سوالات کیے جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا جناب فلسطین میں ایک محاورہ بار بار کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے ہماری آنکھیں نکالی ہیں وہی ہم سے ہمارے اندھے پن کے اوپر سوالات کر رہے ہیں۔ اب یہ سوال بنتا نہیں تھا، بنیادی طور پر پاکستان تحریک انصاف کی آنکھیں اگر کسی نے نکالی ہیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ مایہ ناز وکلاء ہیں جنہوں نے غلط فیصلے کیے، جنہوں نے پارٹی کو جوائننگ کا غلط فیصلہ کیا، جن کو معلوم تھا کہ بلہ کا نشان چیلنج ہونے والا ہے انہوں نے غلط فیصلہ کیا، جنہوں نے پارٹی کے الیکشن غلط کروائے انہوں نے غلط فیصلے کیے، جنہوں نے عمران خان کو غلط مشورے دیے انہوں نے غلط فیصلے کیے۔ یہ آنکھیں انہوں نے نکالی ہیں، عدالتوں نے نہیں نکالی، یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب اس کے بعد جسٹس مندوخیل اور وکیل فیصل صدیقی کے درمیان ایک دلچسپ مکالمہ بھی ہوا۔ جسٹس مندوخیل نے کہا کہ اچھا جسٹس جو تھے فیصل صدیقی صاحب انہوں نے کہا کہ جناب سنی اتحاد کونسل کے جوائننگ کے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جوائننگ کے حوالے سے فیصلہ جسٹس مندوخیل نے بھی کیا ہے، تو اس پر جسٹس مندوخیل نے کہا کہ اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ سنی اتحاد کونسل کی جو جوائننگ غلط تھی تو ایک تو پھر آپ کی درخواست خارج ہو جانی چاہیے، کیونکہ آپ کو تو جوائن ہی کسی نے نہیں کیا، آپ تو خالی ہاتھ کھڑے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اگر میرے فیصلے پر بھی کوئی اعتراض ہے، میرے فیصلے میں بھی کوئی غلط بات ہے تو یقینی طور پر پھر میں بھی اس پر نظر ثانی کروں گا، لیکن جس پر وکیل فیصل صدیقی نے کہا نہیں ہم تو آپ کے فیصلے کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم تو آپ کے فیصلے کے حق میں ہیں، ہم تو سپورٹ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ فیصل صدیقی صاحب آپ کے جو آرگومنٹس ہیں اس کے بعد جسٹس مندوخیل جو ہیں وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر سکتے ہیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف کو جو قاضی فائز عیسیٰ اور مندوخیل صاحب نے 39 سیٹیں دی تھیں شاید وہ بھی اب نہ رہیں۔
अब नाज़रीन ये मुकदमा भी जारी था, फैसल सिद्दीकी के दलाइल जारी थे कि केस की मज़ीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अब मुख्तसर एक नज़र रखेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ट्रांसफ़र के केस पर। जजेस ट्रांसफ़र के केस में जस्टिस मोहम्मद अली मदन ने जो ऑब्जर्वेशंस दी, अब मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा क्योंकि इस केस की अक्सर बातें जो हैं वो पहले डिस्कस हो चुकी हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मदन ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस के वकील हैं उनकी जानिब से बार बार एक आर्गूमेंट्स किया जा रहा है कि जनाब सदर के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो ट्रांसफ़र होने वाला जज है अगर वो इनकार कर दे तो ये ट्रांसफ़र का अमल रुक जाता है। मुतल्लिका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस इनकार कर दे तो ये ट्रांसफ़र का अमल रुक जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इनकार कर दे कि जनाब ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकती तो ये ट्रांसफ़र का अमल रुक जाता है। तो ये सारे प्रोसेस में जजेस के पास ज़्यादा इख्तियार है, सदर का इख्तियार तो उसके बाद इस्तेमाल होता है और ये सारे इख्तियारात जो हैं ये आइन ने दिए हैं इन जजेस के पास। तो फिर हर शख्स जो है जो इस ट्रांसफ़र के अगेंस्ट आ रहा है वो सदर के इख्तियार पर बात कर रहा है, लेकिन इसके दरमियान में जो प्रोसेस है उस पर कोई भी शख्स बात नहीं कर रहा, कोई भी वकील बात नहीं कर रहा। अब इस पर जो है था वकील सलाहुद्दीन साहब, उन्होंने एक मौक़िफ़ अपनाया। उन्होंने कहा जनाब इस मुकदमे में प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो काबीना से मंजूरी नहीं ली, वज़ारत कानून से समरी इनिशिएट होती है, काबीना से मंजूरी नहीं ली, बराह रास्त सदर के पास भिजवा दी गई वज़ीर आज़म से। तो फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसला मुस्तफ़ा इम्पैक्स जो है उसका बात की। उन्होंने कहा कि मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस में सुप्रीम कोर्ट ये लाजमी करार दे चुकी है कि काबीना से मंजूरी लाजमी होगी। फिर उन्होंने ये मज़ीद ये भी कहा कि कुछ मंजूरियाँ ऐसी हैं जिनमें काबीना की मंजूरी ज़रूरी नहीं है। मसलन आर्मी चीफ़ की जो अपॉइंटमेंट है, सर्विसेज चीफ़ की जो अपॉइंटमेंट है, उसमें तो काबीना की मंजूरियाँ लाजमी नहीं है। तौसीक़ के केस की भी बात हुई। जस्टिस मोहम्मद अली मदन ने कहा कि जब तौसीक़ का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने वो मामला बाकायदा पार्लियामान को भिजवा दिया और उनसे कहा कि तौसीक़ के हवाले से कानून साजी आप करें। तो इस पर जनाब वकील फैसल सिद्दीकी का कहना ये था कि जनाब सुप्रीम आइन का आर्टिकल जो 48(1) है, इसमें काबीना और प्राइम मिनिस्टर का जिक्र है। बाकी 4-5 आर्टिकल जो हैं उनमें प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस लेने का नहीं, काबीना से मंजूरी लेने का नहीं कहा गया। रोज़ाना तकरीरों के बाद प्राइम मिनिस्टर जी तो ठीक है जी जनाब। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने, क्योंकि बार बार आर्टिकल 48 का हवाला दिए जा रहे थे, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने कहा कि आप आइन के आर्टिकल 48 को गलत पढ़ रहे हैं। आइन के आर्टिकल 200 में सदर के इख्तियारात में आर्टिकल 48(1) के अमूर की तारीफ़ करता है और इन अमूर में बड़ा फ़र्क है कि बाद चीज़ें ऐसी हैं जो सदर ने करनी है, सदर की ज़िम्मेदारी है, और बाद चीज़ें ऐसी हैं जो सदर के रोज़मर्रा के अमूर में शामिल होती हैं। इस केस में वकील सलाहुद्दीन के दलाइल मुकम्मल हो गए और उसके बाद हामिद खान ने अपने दलाइल का आगाज़ किया था कि वक्त की कमी के बायस मज़ीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी होगी। तो मेरा भी आज के व्लॉग में यही कहना है कि जनाब अब मज़ीद पेशरफ़्त जो है वो आपके सामने कल लेकर हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।